हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कसकाय, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका दोबारा से इस पर्टिकुलर सेशन में, जहां पर हम वन शॉट की मदद से जितने भी हमारे CUET का सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर आवर लीगल डोमेन। एंड जैसा कि आपको पता है, मैंने बता रखा है कि लीगल डोमेन के लिए आपको यहां से वहां भटकने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर जो वन शॉट है उसको आप बहुत अच्छे से करिए। MCQ सीरीज जो हमारी चल रही है उसको आप बहुत डिटेल में करिए एंड देन यू आर गुड टू गो। इसके बियॉन्ड आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एंड जैसा कि आपको पता होगा, लीगल मैक्सिम्स का ऑलरेडी वन शॉट जो है वो हम निकाल चुके हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑलरेडी कर दिया गया है। इसके पहले लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है वो भी किया जा चुका है। आप लोगों ने डिमांड किया था कि सर पहले जुडिशरी जो है उसको प्लीज करा दीजिए, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जुडिशरी का ये पर्टिकुलर सेशन, जहां पर जुडिशरी का आपको जो भी चीजें एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हो जाती है वो आपकी फ्रॉम योर NCERT डिटेल में यहां पर डिस्कस करी गई है। ठीक है, तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन और लाइक करना ना भूलें। एंड प्लीज जाने से पहले कमेंट जरूर करके जाइएगा कि किस प्रकार से इस वीडियो ने अगर आपकी मदद की है तो, एंड क्या और चीज है जो बेहतर हो सकती है, या आपको और एडिशनल क्या रिक्वायरमेंट है उसको भी यहां पर फुलफिल किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं जुडिशरी की। तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि इंडिया जो है, जब इंडिया आजाद हुआ उसके बाद हमने चूज किया कि हमारी कंट्री एक फेडरल कंट्री होनी चाहिए बट विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। एंड दैट इज हाउ हमने जो है फेडरेशन चूज किया। बट दिस फेडरेशन इज नॉट फुल्ली अ फेडरेशन। व्हाई? क्योंकि हमारा जो फेडरेशन है उसमें जो फेडरल यूनिट्स हैं इनके पास अधिकार नहीं है। किस चीज का अधिकार नहीं है सर? हमारी मेन टेरिटरी से निकलकर जाने का। यानी फॉर एग्जांपल, जैसा कि आपको पता है, वेस्ट बंगाल हमारे यहाँ है, राजस्थान हमारे यहाँ है, गुजरात हमारे यहाँ है। इन स्टेट्स के पास ये पावर नहीं है कि कल को ये स्टेट्स जो है निकल कर बोलें कि सर हम जो है हिंदुस्तान का पार्ट नहीं होना चाहते, जो कि पॉसिबल है इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि ट्रू फेडरेशन है। वहां पे उनके पास ये अधिकार है, बट इंडिया में ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है। बट डिस्पाइट ऑफ दैट हमारे यहां अलग अलग यूनिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहां स्टेट्स अलग हैं एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है। स्टेट गवर्नमेंट अपने कानून बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कानून बनाती है। लेकिन हमारे यहां जब जुडिशरी की बारी आई तो जुडिशरी के लिए हमने चूज किया कि हमारी जुडिशरी होनी चाहिए इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट। सबसे पहले समझते हैं इंडिपेंडेंट शब्द का मतलब क्या होता है। इंडिपेंडेंट शब्द का मतलब यह है कि जैसा कि आपको पता होगा, हमारी गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो जब हम कहते हैं इंडिपेंडेंट, कहने का मतलब कि जो जुडिशरी है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के दबाव में आकर कुछ भी कार्य नहीं करेगी, बल्कि फ्रीली वो अपना कार्य कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है सर? इसका उद्देश्य है हमारे यहां लोगों को न्याय दिलाना। और अगर किसी भी तरीके से जो हमारा पार्लियामेंट है या हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, इनके दबाव में अगर जुडिशरी काम करने लग जाए तो फिर न्याय किस बात का होगा, है ना? इसीलिए कैसी जुडिशरी हमने चूज करी सर? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। बट इंडिपेंडेंट के साथ साथ एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज इंटीग्रेटेड। जब हम कहते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी तो बेसिकली हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे यहां जो सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है, आई रिपीट, हमारे यहां जो सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है वो आपस में निटेड है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे ऊपर कौन सा कोर्ट है सर एंड मैम? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे आप देखेंगे तो हाई कोर्ट्स, और उसके नीचे जब आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेंगे द लोअर कोर्ट्स। ये हो गया हमारे यहां आपस में निटेड जुडिशरी। एंड ये जो जुडिशरी है हमारे यहां से जुडिशियल सिस्टम है, ये एक ऐसा जुडिशियल सिस्टम है जिसमें ऐसा नहीं है कि अलग कोर्ट्स हैं फॉर स्टेट लॉज और अलग कोर्ट्स हैं फॉर सेंट्रल लॉज, बट रादर स्टेट के कानून के लिए, सेंटर के कानून के लिए, इन दोनों ही कानूनों को एडजुडिकेट करने के लिए सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स हैं। यानी अगर स्टेट गवर्नमेंट के किसी कानून के अगेंस्ट या कानून की मदद से मुझे कुछ एक केस करना है तो मैं उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाऊंगा, उसी हाई कोर्ट में जाऊंगा, उसी सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा जिसमें बाकी सेंट्रल लॉज भी एडजुडिकेट किए जाते हैं। दैट मीन्स
we have a single system of courts. That means we have a single system of courts. कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि हमारे यहां देयर आर नो डिफरेंट सिस्टम ऑफ कोर्ट्स फॉर डिफरेंट सिस्टम ऑफ लॉज. यानी ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग कानून है और स्टेट गवर्नमेंट के कानूनों के लिए अलग कोर्ट्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के कानूनों के लिए अलग कोर्ट्स हैं. इन दोनों के लिए ही सेम सिस्टम ऑफ कोर्ट्स हैं. एंड ये जो सेम सिस्टम ऑफ कोर्ट्स हैं, दीज आर निटेड टुगेदर. अगर आप सबसे पहले केस फाइल करते हैं, आप लोअर कोर्ट में करेंगे. अगर वहां पर आपको लगता है कि न्याय की प्राप्ति नहीं हुई है, तो आप हाई कोर्ट जाएंगे. अगर आपको लगता है हाई कोर्ट में भी न्याय की प्राप्ति नहीं हुई है, देन यू विल मूव ऑन टू व्हाट? सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कंट्री. सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि नाम बता रहा है, इट इज कंसिडर्ड टू बी द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री. सबसे ऊपर, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई हमारे यहां कोर्ट नहीं है. ये सबसे टॉप मोस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री है. हाउएवर, ये जो सिस्टम ऑफ कोर्ट है, इसके अलावा भी हमारे यहां कुछ ट्राइब्यूनल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा एनजीटी के बारे में, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, या आपने सुना होगा एनसीएलटी के बारे में, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल. ये बेसिकली क्या होते हैं सर? ये क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडीज होती हैं. यानी ये ऐसी बॉडीज होती हैं जिसमें एक्सपर्ट्स उस पर्टिकुलर फील्ड के होते हैं एंड वो जो है इन केसेस को एडजुडिकेट करते हैं. कहने का मतलब एक्सपर्ट मेंबर्स भी यहां पर होते हैं अलोंग विद द जुडिशियल मेंबर्स. ठीक है. एंड आप जैसा कि देख सकते हो यहां पर यह बताया गया है कि है सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उनके अलावा यहां पर हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं एंड कुछ स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स हैं. फॉर एग्जांपल, सर्विस टैक्स ट्राइब्यूनल, कंज्यूमर फोरम, लेबर कोर्ट्स, या फिर एनसीएलटी, या फिर एनजीटी. ये सारे के सारे ट्राइब्यूनल्स आपको देखने को मिलेंगे. सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द होल लॉट ऑफ द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया. ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे. सर, नाउ वी आर क्वेश्चनिंग कि हमारे यहां कौन सा सिस्टम ऑफ कोर्ट्स अपनाया जाता है. क्या हमारे यहां एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स हैं या फिर हमारे यहां इनक्विजिटोरियल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स हैं. सर, ये दो शब्द आपको यहां पे दिख रहे होंगे, एक एडवर्सेरियल, दूसरा इनक्विजिटोरियल. इन दोनों के बीच अंतर क्या होता है? सर, एडवर्सेरियल जो होता है उसमें बेसिकली जज जो होते हैं वो थर्ड एम्पायर की तरह बैठे होते हैं. थर्ड एम्पायर देखा होगा आपने क्रिकेट मैच में, वैसे थर्ड एम्पायर की तरह बैठे. वो किसी भी चीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, बट रादर वो क्या करते हैं, वो चुपचाप बैठे हुए हैं और फिर कैमरामैन को बोलेंगे, यस कैमरामैन थोड़ा सा पीछे करिए, थोड़ा सा आगे करिए, जी हाँ एविडेंसेस लेकर आइए. तो जो एविडेंस उनके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं उस हिसाब से वो जजमेंट दे देते हैं. सिमिलरली जब हम बात कर रहे हैं एडवर्सेरियल कोर्ट सिस्टम ऑफ कोर्ट्स की, यहां पर सबसे अहम रोल जो होता है वो वकीलों का होता है, एडवोकेट्स का होता है. एडवर्सेरियल सिस्टम में जो जज है वो बैकफुट पे रहते हैं. उनका काम क्या होता है? वो सिर्फ बैठ के ऑब्जर्व करते हैं. किस चीज को? सर, वो ऑब्जर्व करते हैं दोनों ही पार्टीज के द्वारा दिए गए तथ्यों को, दोनों ही पार्टीज के द्वारा दिए गए सबमिट किए गए आर्गुमेंट्स को और उनके द्वारा दिए गए एविडेंसेस को. इन सभी चीजों को बैठकर चुपचाप वो क्या कर रहे होते हैं? ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. जिस भी एडवोकेट ने ज्यादा बेहतर तरीके से केस को प्रस्तुत किया, जिस भी एडवोकेट ने ज्यादा अच्छे से एविडेंसेस को प्रस्तुत किया, उस पर्टिकुलर पार्टी को वो जीता घोषित दे देते हैं और उनके फेवर में जजमेंट दे देते हैं. कहने का तात्पर्य, यहां पे जजेस का कोई एक्टिव रोल नहीं होता है डिसाइड करने में कि न्याय क्या है. वेराज जब हम बात करते हैं इनक्विजिटोरियल, जैसा कि शब्द बता रहा है इनक्विजिटिव होना, खुद से जिज्ञासु होना, खुद से एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, ये जब जजेस का काम होता है उस चीज को हम इनक्विजिटोरियल सिस्टम कहते हैं. इनक्विजिटोरियल सिस्टम जहां पर जज खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इन द सब्जेक्ट मैटर, खुद जो हमारी मैकेनिज्म है जो सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन करती है, फॉर एग्जांपल पुलिस, उसकी मदद से खुद सत्य तक पहुंचते हैं. यहां पर सत्य को प्रूफ किया जाता है बाय द एडवोकेट्स, यहां पर सत्य को खोजा जाता है बाय द जज. ये दो डिफरेंसेस हैं, इनको हम कहते हैं इनक्विजिटोरियल एंड एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स.
हमारे यहां हम कौन सा सिस्टम ऑफ कोर्ट्स फॉलो करते हैं या कौन सा सिस्टम ऑफ जुडिशरी फॉलो करते हैं? सर, वी फॉलो द एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ जुडिशरी। आई रिपीट, वी फॉलो द एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ जुडिशरी। ठीक है जी। यहां पर इन दोनों के बीच आपको डिफरेंस जल्दी से बता देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एडवर्सेरियल सिस्टम एम्स टू गेट द ट्रूथ थ्रू द ओपन कॉम्पिटिशन बिटवीन द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस। यानी किसकी बात कर रहे हैं? सर, ये बात कर रहे हैं एडवोकेट्स की। एडवोकेट्स की कि जो एडवोकेट्स हैं इनके द्वारा जो है क्या किया जाता है? सर, ओपन कंपटीशन किया जाता है, अपनी बातों को सामने रखा जाता है। Whereas when we talk about inquisitorial system, आप देख सकते हो in inquisitorial system, aim is to get the truth of the matter through extensive investigation and examination of all the evidences. Extensive क्या? सर, extensive examination and investigation of all the evidences. ठीक है? In adversarial system, all parties determine what witnesses they want to call, the nature of the evidence they want to give. ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? ये सब डिसाइड किया जा रहा है by the advocates. By the advocates. Whereas अगर हम बात करें, एडवोकेट्स मतलब कौन? सब पार्टीज ही तो है ये। एडवोकेट बेसिकली पार्टी के ही तो रिप्रेजेंटेटिव हैं, राइट? वहीं अगर हम बात करें इनक्विजिटोरियल सिस्टम की, यहां पे कौन डिटरमाइन करता है? सर, जज डिटरमाइन करता है। बिकॉज जज के खुद के हाथ इस केसेस में होते हैं, वो खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। एंड दैट इज वाई हु इज द पर्सन हु विल डिटरमाइन कि कौन सा एविडेंस बुलवाया जाए, हु इज द पर्सन टू डिटरमाइन कि कौन सा विटनेस जो है उसको बुलाया जाए। सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज जज। जज डिसाइड करता है। ठीक है सर, एडवर्सेरियल सिस्टम में प्रीवियस डिसीजन ऑफ हायर कोर्ट जो होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं ऑन लोअर कोर्ट्स। वेराज जब हम इंक्विजिटोरियल सिस्टम की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट जो होता है, यानी जो केस ऑलरेडी डिसाइड किया जा चुका है बाय द हायर कोर्ट, उसका उतना ज्यादा महत्व यहां पे नहीं देखने को मिलता है। सर, एडवर्सेरियल सिस्टम रूल ऑफ लॉयर्स इज एक्टिव, रोल ऑफ लॉयर्स रादर, वेराज इंक्विजिटोरियल सिस्टम में लॉयर्स का रोल पैसिव होता है। वेराज यहां पे जजेस जो है प्रोनाउंस करते हैं जजमेंट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट? सर, हियरिंग एविडेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन। वेराज यहां पे जज जो है वो बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं एंड दे डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द वर्किंग ऑफ द और रादर इन द एडजुडिकेशन ऑफ द केस। ठीक है, आई बिलीव आपको ये समझ में आ गया होगा। वी हैव टॉक्ड अबाउट द जुडिशियल सिस्टम, we have talked about the kind of judicial system that we are following, that is the inquisitorial or the adversarial. इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है? एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट कि हम कौन सा फॉलो करते हैं? सर, एडवर्सेरियल। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात की जाए तो जैसा कि आपको बताया गया, इट इज द हाईएस्ट जुडिशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री, इट इज द एपेक्स जुडिशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री एंड इट इज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। इससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं। अगर आपको लोअर कोर्ट में खुशी नहीं मिलती है, आप आएंगे हाई कोर्ट में। अगर आपको हाई कोर्ट में खुशी नहीं मिलती है, आप आएंगे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में भी खुशी नहीं मिलती, सर, इसके ऊपर आप कहीं अपील फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, ये कहां दिया गया है? सर, ये दिया गया है या इससे जुड़े प्रावधान दिए गए हैं पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और दिए गए हैं आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल नंबर 147 तक। सबसे पहले हम बात करते हैं सर सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की। जब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल नंबर 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। एज पर आर्टिकल नंबर 124, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस कौन करेगा? Sir, it will be done by the President of India. I repeat, it will be done by the President of India. कौन करेगा अपॉइंटमेंट? Sir, the President of India. बट ये President of India अपॉइंटमेंट जो करेंगे वो किसके कहने पे करेंगे? किसके कहने पे करेंगे? सर, in consultation with the Chief Justice of India. I repeat, in consultation with CJI, Chief Justice of India.
सीजेआई कौन होता है सर? सीनियर मोस्ट जज। जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनको बना दिया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सवाल ये उठता है कि बाकी जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? ये तो ठीक है, बात की बात है, बना दिया जाएगा, बट जज का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? तो सर जज का अपॉइंटमेंट के लिए कहा गया है इट विल बी डन बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ और सॉरी रादर ऑन द एज पर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब जब कंसल्टेशन की बात होती है, मैं गया, लेट सपोज आई एम द प्रेसिडेंट, मैं गया, जी बताइए किसका अपॉइंटमेंट करना चाहिए? चीफ जस्टिस बोलते हैं सर मुझे लगता है कि XYZ पर्सन का कर देना चाहिए। मैं वापस आता हूं। अब माय थॉट इज कि क्या मैं मैंडेटेड है मेरे ऊपर कि मुझे चीफ जस्टिस की डिमांड को या चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन को मानना ही होगा, या मैं किसी और व्यक्ति को भी अपॉइंट कर सकता हूं? यह सवाल है, एंड यही वो सवाल है जो कि उठा था इन दी फर्स्ट जजेस केस। ये उठा था कब सर? इन दी फर्स्ट जजेस केस। यहां पर आपको पता होना चाहिए कि पूरा का पूरा एवोल्यूशन आपको समझाया गया है। सर फर्स्ट जजेस केस आया इन द ईयर 1981, और सवाल ये उठा कि जब हम बात कर रहे हैं कंसल्टेशन की, सो डज दैट कंसल्टेशन मीन कॉन्करेंस ऑल्सो? कॉन्करेंस मतलब कि क्या फिर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको चीफ जस्टिस के द्वारा जिनका नाम दिया गया है उनको अपॉइंट करना ही पड़ेगा, या उनके अलावा भी किसी का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं? तो सर फर्स्ट जजेस केस ने क्या बोला? फर्स्ट जजेस केस ने बोला कि सर इट डज नॉट इंप्लाई कॉन्करेंस, इट डज नॉट इंप्लाई कॉन्करेंस, मतलब जो प्रेसिडेंट है वो अपने मन से भी किसी का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। बट ये चीज उतनी अच्छे इजीली डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि हम कैसा जुडिशियल सिस्टम फॉलो करते हैं सर? इंडिपेंडेंट। नाउ सिंस वी आर फॉलोइंग एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम, और अपॉइंटमेंट अपनी मनमर्जी से प्रेसिडेंट के द्वारा अगर कर दिया जाए, तो सर इंडिपेंडेंस कैसे हुआ? जब आप अपॉइंटमेंट ही एक एग्जीक्यूटिव हेड के द्वारा करा रहे हो, तो फिर ऐसी स्थिति में इंडिपेंडेंस कैसे होगा? इसीलिए दोबारा से यह चीज उठकर आई इन द ईयर 1993 इन द सेकेंड जजेस केस। सेकेंड जजेस केस में आवाज उठी कि सर क्या सचमुच कॉन्करेंस नहीं माना जाना चाहिए कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस को? तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया और यह कहा कि नहीं, जब कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द जजेस इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट कंसल्टेशन मींस कॉन्करेंस। कहने का तात्पर्य कि यह जो कंसल्टेशन दिया जा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, प्रेसिडेंट को उसके हिसाब से ही अपॉइंट करना पड़ेगा जजेस को, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज कॉन्करेंस। कॉन्करेंस, राइट? ठीक है, तो ये क्या बोला गया 1993 में? कब बोला गया? रादर सेकंड जजेस केस। बट सर हम क्यों नहीं करने देना चाह रहे प्रेसिडेंट को? क्योंकि एक तो बात हो गई इंडिपेंडेंस की, दूसरी बात ये हो गई कि सर हम नहीं चाहते किसी एक व्यक्ति के हाथों में इतना बड़ा पावर हो कि हमारी देश की जुडिशरी के जो इतने बड़े बड़े जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट किसी एक व्यक्ति के हाथों में हो। ये अब नहीं चाहते, राइट? तो ऐसी स्थिति में क्या सर? ऐसी स्थिति में अगर हम ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्टेशन वुड मीन कॉन्करेंस, तो सर जो पावर प्रेसिडेंट के पास थी वो आपने ट्रांसफर करके चीफ जस्टिस को दे दी। अगेन वो एक व्यक्ति के हाथ में हो गया ना। लेकिन ये तो अगेंस्ट द सिस्टम हो जाएगा जो हम कह रहे हैं डेमोक्रेसी, यानी कि जहां पर सबकी बात मानी जाए, एक व्यक्ति के हाथ में पावर ना हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए सर? ऐसी स्थिति में हमने सेकंड जजेस केस में यह तो बोला कि कॉन्करेंस होना चाहिए, बट ये कॉन्करेंस में हमने कुछ बदलाव भी लेकर आए। क्या? हमने बोला कि कंसल्टेशन जो होगा वो ना केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा होना चाहिए, बट रादर इट शुड बी अकंपनीड विथ 2 more senior most judges of the Supreme Court. How much? How many? Sir, 2 more senior most judges. यानी यहां पर हमने एक पूरा ग्रुप बना दिया, and that particular group is known as the collegium. It is known as the collegium. And यहां से जन्म हुआ एक सिस्टम का जिसको कहा जाता है the collegium system. And when we say collegium system, it is basically a group of, as per second judges case बात कर रहा हूं मैं, अभी की नहीं कर रहा हूं। As per the second judges case, it is a group of a chief justice of India along with 2 other senior most judges of the Supreme Court. कहने का मतलब इन टोटल कितने मेंबर्स? 3। अब ये 3 लोग आपस में बातचीत करके, वार्तालाप करके कुछ लोगों के नाम आगे रिकमेंड करेंगे, एंड यस, these names will have to be
appointed by the president. That means now the consultation will be in concurrence, right? लेकिन again, this particular thing was again questioned in the year 1998. And when it was questioned again कि क्या सचमुच इसका मतलब कॉन्करेंस होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से अपनी बात को और ज्यादा स्ट्रांगली रखते हुए कहा कि yes, it would mean concurrence. But the only difference that we want to create now is कि अब हम जो ये कॉन्करेंस है ना, इसको हम और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, एंड इसीलिए कंसल्टेशन को स्ट्रॉन्ग करो पहले, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो पहले. कैसे सर? अभी तक क्या हो रहा था? चीफ जस्टिस अलॉन्ग विद 2 सीनियर मोस्ट जजेस, इनको हटा दो. अब इसमें चीफ जस्टिस अलॉन्ग विद 4 सीनियर मोस्ट जजेस कर दो और स्ट्रॉन्ग बॉडी बना दो इसको. एंड यहां से जन्म हुआ उस कोलिजियम सिस्टम का जो आज फॉलो होता है, दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. समझ में आ गया? आई बिलीव अब आपको यह बात जो है पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी. ठीक है, अब हुआ क्या सर? इट वॉज द ईयर 2014 जब हमको यह लगा कि ये जो कोलिजियम सिस्टम है ये बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल है. क्वेश्चनेबल क्यों? क्योंकि हमने ये तो कह दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द 4 सीनियर मोस्ट जजेस नाम रिकमेंड करेंगे, बट किस आधार पे? देयर इज नो आधार. हमने किस आधार पे, किस बेसिस पे ये नाम सिलेक्ट होंगे, ऐसा कुछ नहीं है. कोई एग्जाम नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, बस ये कोलिजियम नाम रिकमेंड करेगा. तो कोलिजियम किस आधार पे रिकमेंड कर रहा है? दिस इज समथिंग जो कि क्वेश्चनेबल थी. इसीलिए हमारे यहां 2014 में हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आए जिसको कहा जाता है द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. इस अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नामक एक पर्टिकुलर बॉडी का गठन किया गया. कौन सी बॉडी? NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन. अब ये जो NJAC है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, इस पर्टिकुलर NJAC में बहुत सारे अलग मेंबर्स को भी ऐड किया गया और इसमें एक मेंबर ये भी थे. कौन? लॉ मिनिस्टर. और इसके अलावा आउटसाइडर भी कुछ मेंबर्स रखे गए. ठीक है, यह कहा गया कि अब सिर्फ जुडिशरी के मेंबर्स यानी कि चीफ जस्टिस अलॉन्ग विद द 4 सीनियर मोस्ट जजेस ही नहीं, बल्कि और भी मेंबर्स होंगे जो कि नामों को रिकमेंड करेंगे. हाउएवर यहां पर लॉ मिनिस्टर भी थे. एंड लॉ मिनिस्टर कौन होते हैं? सब मिनिस्टर मींस एग्जीक्यूटिव. सब मिनिस्टर मींस अ पर्सन हु इज द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर ऑल्सो, राइट? हमारी जुडिशरी कैसी जुडिशरी है सर? इंडिपेंडेंट. व्हाट डज द वर्ड इंडिपेंडेंट मीन? सर देयर शुडंट बी एनी इंटरफेरेंस बाय द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव. बट अपॉइंटमेंट में ही आप किसको रख रहे हो सर? एक व्यक्ति को जो कि लेजिस्लेचर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है. एट द सेम टाइम आर्टिकल नंबर 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट व्हाट सर? आर्टिकल 50 कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. इतनी सारी चीजें हैं जो कह रही हैं कि एग्जीक्यूटिव अलग होना चाहिए, जुडिशरी अलग होनी चाहिए. बट डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस सर ये क्या हो रहा है? ऐसा तर्क किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने. एंड इसके तहत सर हमने 4th जजेस केस के अंतर्गत NJAC सिस्टम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया. अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराकर अब फाइनली हम कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं सर? अगेन नाउ वी यूज द सिस्टम विच इज नोन एज कोलिजियम सिस्टम. एंड एज पर द कोलिजियम सिस्टम क्या होता है सर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द 4 सीनियर मोस्ट जजेस क्या करते हैं सर? नाम रिकमेंड टू द प्रेसिडेंट एंड देन द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू डू व्हाट सर? इज बाउंड टू अपॉइंट द पर्सन जिनका नाम रिकमेंड किया गया है. अब चूंकि हम इतनी बात कर रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस की, जल्दी से क्वालिफिकेशन देख लेते हैं. सर जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आपको क्या चाहिए? आप होने चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया. दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप होने चाहिए जज ऑफ अ हाई कोर्ट. आप होने चाहिए जज ऑफ अ
हाई कोर्ट फॉर हाउ मच टाइम पीरियड? सर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। या फिर आप होने चाहिए एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 10 years। एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 10 years। अगर आप इतना कर लेते हैं देन आप बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। या फिर अगर आप राष्ट्रपति के ओपिनियन में, इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, आप एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हैं, आपको लॉ का बहुत ज्ञान है, तो आपको जो है बनाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज। एंड जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो, कोई भी एज का क्राइटेरिया यहां पर नहीं बताया गया है। याद रखिएगा ये चीज, क्वेश्चन एट टाइम्स पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए देयर इज नो एज विच इज बीइंग डिफाइंड टू बिकम द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। इसके बाद सर टेन्योर कितना है? सुप्रीम कोर्ट का जज कब तक ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं? सर अप टू द एज ऑफ 65 years। क्या ये रेजिग्नेशन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। किसको देंगे रेजिग्नेशन? सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। क्या इनको हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है। द जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट और रादर बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर रिसीविंग द कंसेंट बाय द पार्लियामेंट। यानी अगर पार्लियामेंट रिकमेंडेशन दे देता है कि हटाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज को, तो उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए यहां दिया गया है सर आपको जज को हटाने की पूरी प्रक्रिया। जब भी कभी किसी जज को हटाना है, इसके लिए रेजोल्यूशन किसी भी एक पर्टिकुलर हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे तो लोकसभा चाहे तो राज्यसभा, दोनों में से किसी भी हाउस में इस चीज को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जिस भी हाउस में इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उसी हाउस में एज पर द जजेस इंक्वायरी एक्ट, आई रिपीट, एज पर द जजेस इंक्वायरी एक्ट बिठाई जाएगी एक कमिटी। फिर ये कमिटी ये देखेगी कि जो आरोप लगाए गए हैं जज पे, क्या वो सही है? क्या आरोप हो सकते हैं सर? व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर रिमूवल? सर अगर हम बात करें ग्राउंड्स की, तो 2 ग्राउंड बताए गए हैं। एक है प्रूव्ड मिसबिहेवियर and the other one is incapacity। proved misbehavior और incapacity, इनमें से अगर कुछ भी एक चीज होती है, लेकिन वो एग्जामिन कौन करेगा? सर ये पावर दिया गया है इस पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत बनने वाली कमिटी को। ये कमिटी एग्जामिन करेगी एंड देन उस हाउस में, जिस हाउस में रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया है, उस हाउस में ये अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। देन वो हाउस जो है 2/3 of the majority of the members present and voting, कितना? 2/3 of the total member, majority of total and 2/3 of the present and voting के हिसाब से ये देखेगी कि यहां पर इनको हटाना चाहिए या नहीं। एंड अगर ये अप्रूव हो जाता है, पास हो जाता है, उसके बाद जाएगा ये दूसरे हाउस में, एंड फिर दूसरे हाउस में जाने के बाद वहां पर भी इस पर वोटिंग होगी। अगर ये दोनों ही हाउसेस से पास हो जाता है, देन इट गोज एंड मूव्स अप टू द प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट जैसे ही इसको अपनी अनुमति देते हैं, सर इन जज को हटा दिया जाएगा। हिंदुस्तान में आज तक कितने जजेस को ऐसा हटाया गया है? नन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सर अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन की। जुरिस्डिक्शन की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे अलग अलग जुरिस्डिक्शन है, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट वंस की यहां पर बात करेंगे। सबसे पहला है जो आप सभी बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, दैट इज द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। जब हम यूज करते हैं द वर्ड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर केस कब पहली बार सिर्फ और सिर्फ यहां पर ही इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। क्या कोई ऐसा केस है जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही आ सकता है? जी हां। एक तरफ मोदी जी की सरकार, एक तरफ ममता बनर्जी जी की सरकार, एक तरफ ममता बनर्जी जी की सरकार, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार, एक तरफ ममता बनर्जी और शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार, और एक तरफ किसी और स्टेट की सरकार। यानी हमारे जितने फेडरल यूनिट्स हैं,
इनके बीच और सेंटर के बीच या फिर इनके आपस में मतभेद अगर हो जाते हैं, यानी if there is a dispute between the center and the state, between the states and the state, or between two or more states on one side and another state on another side, तो इस प्रकार के किसी भी डिस्प्यूट के लिए आप केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, किसी और जगह केस फाइल नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य, फॉर एनी काइंड ऑफ अ डिस्प्यूट बिटवीन द फेडरल यूनिट्स, the only and only court which has the original jurisdiction is the Supreme Court of India. Is the Supreme Court of India. समझ में आ गया? I believe ये चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। ये कहां दिया गया है सर? ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सर इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज द रिट ज्यूरिसडिक्शन। रिट ज्यूरिसडिक्शन सर एज पर द रिट ज्यूरिसडिक्शन जो कि दिया गया है आपको आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत। आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको यह पावर देता है कि इफ इन केस आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, आई रिपीट, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्टली जा सकते हो। कहां सर? आप जा सकते हो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में कि सर आपने कहा था कि मेरे को मौलिक अधिकार मिलेंगे, हमारे संविधान का ख्याल आप रखोगे। अगर हमारे संविधान का ख्याल नहीं रखा गया है, आपकी जवाबदारी बनती है कि हमें जो है यहां पर न्याय दिलवाएं। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन गिव रिट्स। व्हाट आर रिट्स? सर रिट्स है बेसिकली डायरेक्शंस। डायरेक्शंस, ठीक है। कितने प्रकार के रिट्स होते हैं सर? अगर रिट्स की बात की जाए तो इन टोटल 5 प्रकार के रिट्स होते हैं। सबसे पहला रिट होता है द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। जस्ट अ सेकेंड। जी एक सेकेंड जी। सबसे पहला है द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। द अदर वन इज हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब क्या होता है? टू शो द बॉडी। टू शो द बॉडी। सपोज करिए कि आपके किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को अगर जेल में डाल दिया जाता है, पुलिस आपको उनसे मिलने भी नहीं दे रही है, आपको उनको डिटेन करके रखा गया है और 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत भी नहीं किया जा रहा है मजिस्ट्रेट के सामने, तो ऐसी स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को आप बताएंगे कि सर देखिए मेरे एक रिश्तेदार, मेरे फ्रेंड, मेरे भाई, मेरे जो भी सगे हैं, उनको जेल में डाला गया है, डिटेन किया गया है। तो वैसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा सर? सुप्रीम कोर्ट एक आदेश जारी करेगा और यह आदेश होगा दैट द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इज बीइंग ग्रांटेड। दैट इज, हम आपको आदेश दे रहे हैं टू शो द बॉडी। जिस व्यक्ति को आपने डिटेन करके रखा हुआ है उसको हमारे सामने लेकर आइए एंड नाउ वी विल डिसाइड कि इस व्यक्ति को जेल में रखना है या नहीं रखना है। आई रिपीट, इस व्यक्ति को जेल में रखना है या नहीं रखना है, वो हम बीइंग द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेंगे। एंड दिस पर्टिकुलर रिट इज नोन एज द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। द अदर वन इज मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। वी कमांड, परमादेश। हम आदेश देते हैं। किस चीज का सर? अगर एक कलेक्टर साहब है, उनको एक छोटा सा सिग्नेचर करना है, जो करने के लिए कानून ने उनको वहां बिठा रखा है कि आपको ये कार्य करना है। बट अगर एक बुजुर्ग महिला बार बार जा रही है, सर मेरी पेंशन के डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर कर दीजिए, मेरे पति की पेंशन मुझे मिलने लगेगी, लेकिन अगर कलेक्टर साहब उसको करने से मना कर देते हैं और नहीं करते हैं और टालते जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो महिला जा सकती है सुप्रीम कोर्ट और रिट जारी करवा सकती है परमादेश की, यानी कि मैंडेमस की, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ये बोलेगा कलेक्टर साहब, जिस कार्य को करने के लिए आपको इस पद पे बिठाया गया है, आप उस कार्य को करिए, हम आपको आदेश देते हैं। यानी हर वो ड्यूटी जो कि आपकी एक लीगल ड्यूटी होती है, वो लीगल ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी। और ये आदेश कौन देगा सर? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर द रिट ज्यूरिसडिक्शन। थर्ड वन इज प्रोहिबिशन। दैट मीन्स टू स्टॉप और टू फॉरबिड। टू स्टॉप और टू फॉरबिड कहने का मतलब, अगर एक लोअर कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन से बढ़कर जितना उनको अधिकार दिया गया है केस लेने का,
उस अधिकार से बढ़कर अगर कोई एक केस ले रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोक देगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर, यू नीड टू वेट, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट, यू आर डूइंग एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस, विच इज बियॉन्ड योर जुरिस्डिक्शन, यू कैन नॉट टेक दिस केस। एंड जब यह बोला जाएगा कि आप इस केस को नहीं ले सकते, दैट इज व्हाट इज नोन एज टू प्रोहिबिट, टू फॉरबिड, टू स्टॉप फ्रॉम डूइंग व्हाट सर, फ्रॉम डूइंग एन एक्ट, जो कार्य करने के लिए आप नहीं बने हो। नेक्स्ट सर, सर्शियोररी टू ट्रांसफर। अब जो ये केस इन्होंने रोक रखा था, उस केस का कुछ तो करना होगा। तो सर सर्शियोररी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि उस केस को आप हमें ट्रांसफर कर दीजिए, एंड नाउ वी विल डिसाइड व्हाट नीड्स टू बी डन विद दिस पर्टिकुलर केस। लास्ट इज क्वो वारंटो, QUOWARRANTO, क्वो वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी? बाय व्हाट अथॉरिटी? सपोज करिए कि 4 लोग जाते हैं एक एग्जामिनेशन देने के लिए, जिसमें 4 पोस्ट है, इंटरव्यू भी इन्हीं 4 लोगों ने दिया, लेकिन जब रिजल्ट आता है इन 4 को में से 3 का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन एक 5th बंदा जो है उसका सिलेक्शन होता है, जो कि ना एग्जाम देने आया ना इंटरव्यू देने आया। सर ये तो एक क्वेश्चनेबल चीज होगी। अगर ऐसा होता है तो क्या करना होगा सर? रिट ऑफ क्वो वारंटो जारी करें, जिसके तहत अब सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति से पूछेगा कि आपने जो ये गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड कर रखा है, आप हमें बताइए कि आपने ये किस अधिकार से होल्ड कर रखा है, क्योंकि इसका मतलब हिंदी में क्या होता है? अधिकार परीक्षा, अधिकार पूछा जाता है कि आपने ये किस अधिकार से होल्ड कर रखा है। क्या आपने कोई एग्जाम दिया? क्या आपने कोई इंटरव्यू दिया? अगर दिया तो बता दीजिए, अगर नहीं दिया तो आप ये पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट इज नोन एज द रिट ऑफ क्वो वारंटो। ठीक है, आई बिलीव सारी रिट्स अब आपको यहां पर बनने लगेगी। इसके अलावा सर एपेलेट जुरिस्डिक्शन हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है। एपेलेट जुरिस्डिक्शन क्या होता है? जैसा कि आपको पता है, व्हेन वी से एपेलेट मतलब हम बात कर रहे हैं अपील की। जस्ट अ सेकेंड, हम बात कर रहे हैं अपील की, यानी लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने जो भी केस को एडजुडिकेट किया, अगर आप उससे खुश नहीं हैं तो आप अपील फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। यह अपील किस सब्जेक्ट मैटर पे हो सकती है सर? कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर, या फिर स्पेशल लीव पिटिशन SLP। हिंदुस्तान के किसी भी कोर्ट में, हिंदुस्तान के किसी भी कोर्ट पे अगर कोई केस चल रहा है, बट इट नीड्स टू बी एडजुडिकेटेड वेरी स्विफ्टली, जल्दी से उसका जो है हमें डिसीजन चाहिए, तो सर SLP दायर आप कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास। हाउएवर SLP का जो पावर है दैट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब सुप्रीम कोर्ट चाहे तो आपको इसकी अनुमति दे दे, चाहे तो वो आपको इसकी अनुमति ना दे। दैट इज व्हाट इज नोन एज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट इज सर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल नंबर 143। आर्टिकल 143 के अंतर्गत प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से उनकी एडवाइस ले सकते हैं ऑन एनी सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट। जहां पर लगता है कि हमें उनकी सलाह की आवश्यकता है, तो वहां उनसे सलाह जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ली जा सकती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे आएंगे सर तो आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ जुडिशरी में आपके एक और चीज दिखेगी, एंड दैट इज नोन एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सर अटॉर्नी जनरल या फिर महाधिवक्ता कौन होते हैं ये? सर इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। When we talk about Attorney General of India, ये बेसिकली वो व्यक्ति होते हैं जो कि कहलाते हैं क्या सर? जो कि कहलाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट। जिस प्रकार से आपको और हमको जिंदगी में एडवोकेट्स की जरूरत पड़ती है अपनी बात रखने के लिए, उसी प्रकार से केंद्र की सरकार के जो एडवोकेट हैं उनको हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ये जो अटॉर्नी जनरल हैं इनके बारे में प्रावधान दिया गया है आर्टिकल नंबर 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। अब ये अपॉइंट किसके द्वारा होते हैं? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके कहने पे अपॉइंट करते हैं ये? गवर्नमेंट के कहने पे। गवर्नमेंट के कहने पे। अगर आपको अटॉर्नी जनरल बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए सर? सिर्फ इतना कि आप जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट बनने के लिए क्वालिफाइड हो। क्या है जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट बनने के लिए क्वालिफिकेशन? सर सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया, सेकंड 5 साल तक हाई कोर्ट के जज रह चुके हो, या फिर 10 साल तक एडवोकेट रह चुके हो, या फिर डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है इन द आईज ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है,
एक बार अगर आप बन जाते हैं, टेन्योर कितना है सर? नॉट फिक्स, देयर इज नो फिक्स टेन्योर। वैसे ये 5 साल तक रहते हैं जब तक सरकार रहती है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो उनको कभी भी हटा सकते। क्यों? क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट इज डन अंडर द सील ऑफ द प्रेसिडेंट एंड दैट इज व्हाई ही और शी होल्ड्स द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट को लगेगा तब तक इनको अपॉइंट करके रखा जाएगा, उसके बाद इनको हटाया जा सकता है। अगर अटॉर्नी जनरल की बात की जाए तो क्या ये एक प्रकार का गवर्नमेंट के अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट है? आंसर इज नो, दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। क्या ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है ये खुद अपने इंडिविजुअल केसेस ले सकते हैं बाहर प्राइवेटली? आंसर इज यस, आंसर इज यस। ये बाहर अपने प्राइवेट केसेस ले सकते हैं, बट प्रोवाइडेड कि वो केस सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात, वो ऐसा कोई भी केस नहीं लेंगे जिसमें वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रहे होंगे। इसके अलावा आप जितने भी केसेस लेना चाहते हैं आप वो केसेस ले सकते हैं। ठीक है जी। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड टू द सेशन। आप सभी को पता है कि हमने यहां पूरा का पूरा जुडिशरी बहुत डिटेल में कवर किया है। आप जाइए अब इसको अपनी एनसीईआरटी किताब से पढ़िए और इसके एमसीक्यूज करिए जितने ज्यादा आप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे पेड बैचेस में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे अलग अलग बैचेस को आप एक्सप्लोर करिए और ये कोड लगाइए Y692S, Y692S। जैसे ही आप ये कोड लगाओगे Y692S, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा इस पोर्टल पे, जिससे कि आपके लिए ये कोर्स अफोर्डेबल बन जाएगा और आप बहुत अच्छे से इसको जो है एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो अभी भी वक्त है, जाइए अपने लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोर्स जो है वो लेकर आइए और अपने सपने को CUET के थ्रू अच्छे कॉलेज में जाने का पूरा करिए। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। माय नेम इज आदित्य राय। जय हिंद, जय भारत। माता पिता का आदर करें, बड़ों का सम्मान करें और अपने भविष्य में अपने देश का, अपने समाज का और अपने माता पिता का नाम रोशन करने की कोशिश करें। थैंक यू।